नमस्कार। खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों और गाजा में हमास की बढ़ती परेशानियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। यूक्रेन मुद्दे पर सऊदी अरब में अमेरिका रूस के बीच होगी वार्ता। ब्रिटेन युद्ध के बाद यूक्रेन में शांति सैनिकों की कर सकता है तैनाती। स्पेन जर्मनी ने प्रस्ताव को बताया अपरिपक्व। पेरिस में बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात। क्रेमलिन ने शांति वार्ता में यूरोप की भूमिका को किया खारिज। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान का कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर पहुंचा जापान। तालिबानी प्रतिनिधि मानवीय सहायता और जापान के साथ राजनयिक संबंधों पर करेंगे चर्चा। सूडान में आरएसएफ और समान राजनीतिक दलों के नेता मंगलवार को करेंगे चार्टर पर हस्ताक्षर। आरएसएफ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरकार की स्थापना की कोशिश। सूडानी सेना प्रमुख अल बुरहान ने संभावित सरकार गठन को किया खारिज। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम ने अतिथि नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। कलाकारों ने परंपरागत अंदाज से कतर के अमीर और उनके प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक दल भी शामिल है। कतर के अमीर मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की संभावना है। कतर के अमीर की यह भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत क्या शुरू हुई? यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ रियाद में अमेरिका और रूस के बीच सीधी बातचीत हो रही है, तो यूरोपीय देशों ने भी इस मामले को लेकर अपनी अलग बैठक की है। इस सब के बीच ज़ेलेंस्की द्वारा देश में यूरोपीय सैनिकों की मांग पर भी यूरोप से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं इस मामले पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। यूं तो यूरोप के साथ संबंधों में दरार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत के बाद से ही उभर कर सामने आ गई थी, लेकिन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा की गई तीखी टिप्पणी के बाद इसमें भूचाल आ गया। वेंस के सीधे संदेश के बाद यूरोपीय देशों को लगने लगा कि यूक्रेन के जरिए अपनी सुरक्षा की राह उन्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए यूक्रेन और यूरोप को दरकिनार कर अमेरिका की रूस के साथ शांति वार्ता की पहल का काट निकालने के लिए पेरिस में यूरोपीय देशों के बड़े नेता इकट्ठा हुए। बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, डेनमार्क और ईयू के प्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल ट्रंप द्वारा यूक्रेन की मांग को नजरअंदाज कर रूस को प्राथमिकता दिए जाने से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं। वो बार बार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन की नाटो की सदस्यता का रास्ता बंद किए जाने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए यूरोप और अमेरिका से 1 लाख सैनिकों की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इससे भी इनकार कर दिया है, लेकिन ब्रिटेन समेत कुछ यूरोपीय देशों ने
अपनी शांति सेना भेजने का आश्वासन दिया है। बैठक में हिस्सा लेने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में शांति सेना तैनात की जा सकती है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन को पीढ़ीगत चुनौतियों का सामना है, फिर भी यूक्रेन की सहायता में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन के सबसे करीबी सहयोगी पोलैंड ने सेना भेजने के प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया है, जबकि स्पेन और जर्मनी ने इसे अपरिपक्व प्रस्ताव बताया है। हालांकि सभी यूरोपीय देश यूक्रेन के पक्ष में एकजुट रहने का दम भरते जरूर नजर आ रहे हैं। उधर युद्ध को रोकने के लिए मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू हो रही है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लाव्रोव रियाद पहुंच चुके हैं। लाव्रोव ने पेरिस बैठक पर तंज करते हुए कहा कि उनकी किसी शांति वार्ता में भूमिका नहीं है, तो वे आखिर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि वे बातचीत का हिस्सा नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन से जल्द मुलाकात करने की बात कही थी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका और रूस के बीच में सीधी बातचीत हो रही है। सऊदी अरब में दोनों देशों के विदेश मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और इस सब के बीच एक युद्ध किस तरह से रोका जाएगा, उसका क्या रोड मैप होगा, वो भी मीडिया में लीक हुआ है। हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। सर, आपसे सवाल ये है कि जब ये बातचीत हो रही है तो यूरोप इसमें क्यों परेशान है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने शुरू में कहा कि ट्रंप की जो रणनीति है इस युद्ध को खत्म करने को लेकर, उसमें यूरोप का रोल है भी और नहीं भी है। बातचीत में नहीं है, पर उन्होंने कहा कि यदि शांति सेना की जरूरत पड़ी इस युद्ध विराम के बाद तो यूरोपीय देशों पर वो निर्भर करेंगे एक तरह से। तो लगातार आप देखें कि बड़ी तेजी से सब चीजों में बदलाव आ रहा है। करीब 24 घंटे पहले तक नहीं मालूम था कि रूस से कौन आने वाला है। फिर लाव्रोव का नाम सामने आया है। अब धीरे धीरे यूरोपीय देशों की, जैसे आपने जिक्र किया, उनकी आवाज भी बदलती हुई नजर आती है। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि वो उसके समर्थन में है कि युद्ध विराम होना चाहिए और वो बाद में सेना की भी योगदान देने की सोच सकते हैं। पोलैंड ने अभी सेना भेजने से मना कर दिया है। तो लगातार ये जो उथल पुथल हो रही है उसमें मुझे लगता है कि उसको लेकर कहां तक राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप की सुरक्षा में अमेरिका का योगदान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। पहले कार्यकाल में भी वो लगातार ऐसा अपना सोच सामने लाए थे कि वो शायद चाहते हैं यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा खुद कायम करें। और लाव्रोव ने अब कह दिया है कि यदि यूरोपीय देश केवल यूक्रेन को युद्ध में सहायता देने की सोच रहे हैं तो वो युद्ध विराम की तो बात सोच ही नहीं रहे। इसलिए जो रणनीति राष्ट्रपति ट्रंप की है, उन्होंने कहा वो ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहते हैं, ये युद्ध विराम की सोच रखते हैं। यूरोपीय देश अभी भी इसी बात को कहते हैं कि किस तरह से यूक्रेन की सहायता युद्ध में करेंगे। इसलिए यूरोपीय देशों की उसमें कोई बातचीत में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हालांकि याद रखें, आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, और वो शायद कल सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। हालांकि बातचीत में शामिल नहीं है, पर हो भी सकते हैं। तो कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है आखिरी वक्त में उनको भी साथ बुलाया जाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यदि आना चाहते हैं बातचीत में तो सऊदी अरेबिया वो जाएंगे। मार्को रूबियो फिर वापस यूएई ट्रेवल करने वाले हैं वहां से, सऊदी अरेबिया से। तो बहुत सी चीजें अभी तय नहीं है कि क्या मोड़ लेने वाली हैं, पर मार्को रूबियो ने ये बार बार साफ कर दिया कि ये युद्ध विराम को खत्म करने की जो कोशिश है उसकी केवल शुरुआत है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि किस तरह से सीधी बात या बैठक राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हो सके। और ऐसी अटकलें हैं कि शायद इसी महीने उनकी सीधी बातचीत होने की उम्मीद कर सकते हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो जब शांति सैनिकों को वहां पर तैनात करने की मांग करते हैं ज़ेलेंस्की, तो उसको लेकर भी यूरोप के अंदर अलग अलग देशों की अलग अलग राय दिख रही है। ऐसा क्या है कि यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के यूरोप पूरा एक नहीं है? क्या कुछ इसके कारण? ये शुरू से ही एक समस्या रही है कि यूरोप के देश जो आपस में हैं उनका ही एक तालमेल इतना अच्छा नहीं कि एक आवाज में वो बात करें। हंगरी के जो राष्ट्र नेता हैं, आप देखें विक्टर ओरबान,
वो उनको सब लोग मानते हैं कि रूस के करीबी हैं वो। यूरोप को अपने आप क्षमता बनानी चाहिए अपनी सुरक्षा की, इसकी आवाज सबसे ज्यादा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की रहती है, उसके साथ साथ जर्मनी के चांसलर शोल्स की रहती है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त ब्रिटेन है, तो आपने अभी देखा कि वहां के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की आवाज में कितनी तब्दीली आ गई है। तो क्योंकि यूरोपीय देशों में अपना ही बहुत एकजुट तालमेल नहीं है, उसी के चलते मुझे लगता है कि ये कोशिश है कि सीधी बात यदि होती है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और राष्ट्रपति ट्रंप की, तो उसमें रूस को एक तरह से ये भी अच्छा लगता है कि एक तो उनको अभी वो दुनिया से अलग थलग करने की जो कोशिश राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरान हुई और दुनिया भर के वो आर्थिक प्रबंधन उनके ऊपर लगाए गए और कहा गया कि ये एक वॉर क्रिमिनल है, उनको लगता है कि उससे बात हटकर अब उनको वापस एक सुपर पावर का एक तरह से एक जो औहदा है वो मिल रहा है, एक उस तरह की एंडोर्समेंट मिल रही है राष्ट्रपति ट्रंप से। तो उनको अपने आप में लगता है कि अब शायद जो भूमि करीब 20% उनके पास है आज यूक्रेन की, वो भी शायद लौटानी ना पड़े। और उसके साथ साथ ये भी एक जो शुरू से ही युद्ध यहीं से शुरू हुआ था कि वो चाहते थे कि यूरोपीय देश और अमेरिका ये एक लिखित गारंटी दें कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। और 3 साल के विध्वंस के बाद शायद हम उसी ओर फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जो रोड मैप किस तरह से युद्ध रोका जाएगा, वो क्या कुछ है, वो लीक हो गया है, वो हम दर्शकों को भी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इसमें ये कहा गया है कि 20 अप्रैल से संघर्ष विराम को लागू करने की योजना है, साथ ही पूर्वी यूक्रेन के अग्रिम मोर्चे पर युद्ध थम जाएगा, रूस के कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों की पूरी तरह वापसी होगी, यूक्रेन को रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देनी होगी। ये इस तरह का जो रोड मैप है, ये क्या लगता है सर आपको कि दोनों पक्ष, चाहे हम यूक्रेन की बात करें या रूस की बात करें, इसमें दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे? साफ जाहिर है ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि इस तरह की शर्तों को वो मान्य नहीं मानते हैं, वो नहीं मानेंगे इस तरह की शर्तों पर क्या उन पर दबाव बनाकर उनसे ये बनवाया जा सकता है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उनकी जितनी भी टिप्पणियां आई हैं इस विषय को लेकर, उन्होंने कहा पहले तो कोई भी शर्तें जो ऐसी बैठक में हो जिसमें यूक्रेन शामिल ही नहीं है, वो यूक्रेन नहीं मानेगा। और उनकी तो शुरू से बात ये रही है कि ना केवल ये पूर्वी हिस्से जो यहाँ 2 छोटे नए देश बनाए हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क के रूस ने, वो चाहते हैं कि क्राइमिया को भी छुड़वाना चाहते हैं, वो तो इस तरह की बात करते हैं। पर अब जो संकेत आ रहे हैं अमेरिका से, वो इस तरह के हैं कि जो रूस के पास है वो रूस के पास रहेगा, और जो अभी हाल ही में कुछ रूस की भूमि यूक्रेन ने अपने कब्जे में की है, वो उनको छोड़नी पड़ सकती है। तो ये बात तो शुरू से ही रूस कह रहा था कि इन्हीं शर्तों पर वो एक तरह से आपस में तालमेल को सुधार सकता है, शांति बना सकता है। कुछ लोग जो ये भी कहते हैं कि रूस के इतिहास में जाएं तो चाहे वो ज़ारिस्ट रशिया हो या फिर वो सोवियत संघ हो या फिर रशियन फेडरेशन हो, वो अपनी सुरक्षा को सीमाओं पर बफर बनाकर हमेशा से, ऐसी उनकी सामरिक सोच हमेशा से रही है। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देश जो जिसको ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे, वो बनाया गया था ताकि सोवियत संघ की सुरक्षा उसके सीमा पर बनी रहे। तो जब अब यहां तक नेटो पहुंचने का खतरा बना कि वो यूक्रेन नेटो में जा सकता है, तो उन्होंने ये लुहांस्क दोहांस्क 2 छोटे देश बनाकर एक छोटा सा बफर फिर से तैयार किया। तो शायद ये बात सही है कि रूस अपनी सुरक्षा में ये जरूरत समझता है कि बफर सीमा के परे होना चाहिए दूसरे देशों के साथ, और नेटो में शामिल नहीं होंगे यूक्रेन, ये उनको इस तरह का भरोसा चाहिए था। अब ये भरोसा किस तरह से दिया जाएगा, लिखित रूप से या खाली बातचीत में ये समझाया जाएगा अंडरस्टैंडिंग के तरीके से, ये संभव है। पर क्योंकि सबसे बड़ा समर्थक यूक्रेन का अमेरिका ही था, और राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार कहा कि 50 देशों का कोएलिशन तैयार किया था उन्होंने, जो मिलकर यूक्रेन को युद्ध में लड़ने की सहायता कर रहा था। पर आज तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप वो युद्ध में सहायता करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए और सीधी बातचीत, वो सीधी बात करना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति के साथ और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी। चलिए सर, ये बहुत अच्छी एक बात है कि कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो गई है और इसकी मंशा
रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की है। भारत बहुत पहले से, भारत के प्रधानमंत्री भी ये कहते रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। ये काफ़ी अच्छी एक खबर और अच्छी बात है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमास काफ़ी मुश्किलों में है। हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा प्लान तैयार कर लिया है। प्लान क्या होगा इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस सब के बीच खबर है कि हमास ने गाजा को फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर रजामंदी जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास का सफाया जरूरी है। इजरायली सरजमीन से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस संकल्प को दोहराकर ट्रंप के गाजा प्लान को आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका से मिले साथ के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास पर धमकियों का एक और गोला छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो नरक के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसके लिए अमेरिका इजराइल ने साझा रणनीति भी तैयार कर ली है। हालांकि उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वक्त आने पर हमास को पता चल जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल हमास की सैन्य ताकत और उसके राजनीतिक शासन को
खत्म कर देगा। वहीं रूबियो ने कहा कि हमास जब तक शासन करने की ताकत रखता है या हिंसा फैलाने की कुव्वत, तब तक क्षेत्र में शांति बहाली संभव नहीं है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले दिनों हमास ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई को रोक देने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े रुख के बाद हमास ने तय सीमा के अंदर 3 बंधकों को रिहा कर दिया था, जबकि ट्रंप ने सभी बंधकों को रिहा करने की मांग की थी। जानकारों का कहना है कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो शेष बचे इजरायली बंधकों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीच स्काई न्यूज अरेबिया ने दावा किया है कि गाजा पट्टी को हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर रजामंदी जताई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है। ये 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती है। वेस्ट बैंक और गाजा 2 फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं जो प्रस्तावित फिलिस्तीन स्टेट बनाते हैं। गाजा पर लंबे समय से हमास शासन कर रहा है। हमास ने अपने प्रतिद्वंदी गुट फतह को गाजा से खदेड़कर यहाँ नियंत्रण कर लिया था। फतह ही पीए का संचालन करता है और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ में उसका दबदबा है। डोनाल्ड ट्रंप भी हमास के खात्मे के साथ गाजा के लोगों को दूसरे अरब देशों में भेजने का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन अरब देश इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब अन्य दूसरे देशों के साथ गाजा से संबंधित प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसमें माइनस हमास के साथ गाजा का पुनर्निर्माण शामिल हो सकता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो वहाँ पर बयान आया है इजराइल और अमेरिका का, वो कहते हैं कि हम हमास का राजनीतिक और सैन्य अंत जब तक नहीं हो जाता तब तक हम हमास को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए योजना बन चुकी है। हालांकि उन्होंने योजना का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन इससे आपको क्या कुछ लगता है जो अभी वहाँ पर संघर्ष विराम चल रहा है उस पर क्या इसका कोई असर होगा, नंबर 1? और क्या अमेरिका और इजराइल जो बयान दे रहे हैं आगे जा कर के क्या कुछ ये दोनों देश वहाँ पर कर सकते हैं? के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हौसला उत्साह बहुत बढ़ा है। सबसे पहले विदेशी नेता थे जो जाकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले और राष्ट्रपति ट्रंप ने खोलकर उनका समर्थन किया है कि वो चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल जो चाहे कर सकता है। तो उसके चलते जो युद्ध विराम का पहला पड़ाव बना था अभी तक चल रहा है, पर उसमें संकट सामने आता है और अगले जो दूसरा या तीसरा पड़ाव आगे बनने थे वो और भी मुश्किल होते हुए नजर आते हैं। आप देखें, संकेत के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2000 पाउंड के बॉम्ब जो है उनकी सप्लाई पर रोक लगा दी थी अमेरिका से इजराइल के लिए जी। और खबरों में है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली शिपमेंट उन बड़े बम्बों की इजराइल को पहुंचवा दी है और उसके चलते लगातार युद्ध विराम में बार बार उल्लंघन होता है इजराइल की तरफ से। चाहे वो कल जो 3 सैनिक गाजा में मरे उनकी बात हो और आज जो लेबनान में हमास के मिलिट्री लीडर को ड्रोन वेपन से शायद उनका असैसिनेशन हुआ है, डेथ हुई है। तो बार बार उल्लंघन इजराइल की तरफ से भी हो रहे हैं। वो इसलिए कि उनका उत्साह बहुत अलग है और केवल एक ही देश है दुनिया का, इजराइल, जो राष्ट्रपति ट्रंप के इस योजना को, इस प्लान को समर्थन कर रहा है कि जो फिलिस्तीनी करीब 20 लाख लोग बचे हैं, 50,000 मर चुके हैं, वो लोग इस जगह को छोड़ के पड़ोसी देशों में चले जाएं और वो वहां बहुत अच्छे से एक तरह से, जिनको वो कहते हैं मिडिल ईस्ट रिवियरा बनाने की बात करते हैं। पर इसके चलते कोई दूसरा देश इसका समर्थन नहीं करता। और बात यह भी साफ है कि इस वक्त यदि कोई भी प्लान गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन में है तो केवल यही प्लान है। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव प्लान भी तो सामने नहीं है इस वक्त। नहीं, इसके अलावा जो अरब देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक अलग प्लान बना के लेके आएं जिसमें यूएस भी ना हो और हमास को भी दरकिनार करें। हालांकि ये बैठक कब होगी, क्या होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सर, सवाल एक दूसरा आपके सामने रखेंगे। ये खबर आ रही है कि हमास ने कहा है कि वो गाजा को जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उसको देने के लिए तैयार है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो इसीलिए कि क्योंकि अब उनको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं उसके चलते वो शायद बहुत देर तक वहां ठहर नहीं पाएंगे और ज्यादा जितना नुकसान हो चुका है उससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है।
और वो शायद अभी जिसको बाइंग टाइम की स्ट्रेटजी कहते हैं, अभी निगोशिएशन शुरू होने वाले हैं या शुरू हो भी चुके हैं कतार में दूसरे पड़ाव को लेकर, तो वो बातचीत भी करना चाह रहे हैं। पर जिस तरह से, क्योंकि लगातार दबाव ये है कि हमास को बिल्कुल जड़ से उखाड़कर समाप्त करना है, अंत करना है उसका, तो हमास के लिए शायद ये एक समय एक बनाने की, एक बाइंग टाइम जिसको कहते हैं, उसकी एक रणनीति है कि उन्होंने अभी अपना जो उनका वहां प्रशासन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ को लेकर वगैरह है, वो उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देने की बात की है, जो फतह चलाता है, जैसे आपकी अभी रिपोर्ट में कहा गया पहले। जी। तो वो शायद एक ट्रांजिट एक तरह से उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से समय बचाकर वो फिर से अपने आप को तैयार यदि करना चाहें तो कर सकें। इस वक्त उनको नहीं लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, तो इसके चलते वो लगातार युद्ध में खड़े रह सकेंगे, ऐसा उनको नहीं लगता है। पर उन्होंने लगातार, देखें, सारे अभी उन्होंने बंधकों को रिहा नहीं किया है, तो उनके पास भी कुछ अपने एक तरह से लीवरेजेस हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे लगातार। पर ये बात सच है कि वो एक तरह से बैकफुट पर नजर आते हैं, पीछे हटते हुए नजर आते हैं इस वक्त। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी हम आपको आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम खबर दुनिया की को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट से ताइवान को लेकर एक वाक्य हटाने से चीन और अमेरिका के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल विदेश विभाग ने अपनी वेबसाइट से उस लाइन को हटा दिया है जिसमें लिखा था कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी का समर्थन नहीं करता। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से इस गलती को सुधारने को कहा और कहा कि इससे ताइवान की आज़ादी की मांग करने वालों को गलत संदेश जाएगा। इस बीच ताइवान के विदेश मंत्री ने इस कदम के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर गहराने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब अपने देश के निजी और टेक कंपनियों का रुख किया है। जिन अरबपतियों के खिलाफ हाल में कार्रवाई की गई थी, अब शी उनकी शरण में है। इनमें अलीबाबा के संस्थापक जैक मा भी मौजूद थे। जिनपिंग ने इस बैठक में सभी को ध्यान से सुना और कहा कि अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच चीनी उद्योगपति घबराए नहीं और चीन के मॉडल और बाजार पर भरोसा रखें। चीन में निजी कंपनियों के साथ इस तरह की बैठकें काफी दुर्लभ है।
रवांडा समर्थित M23 विद्रोही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में बुकावो शहर के केंद्र तक पहुंच गए हैं। उन्हें सरकारी सैनिकों और सशस्त्र समूह की ओर से बहुत कम प्रतिरोध झेलना पड़ा। विद्रोही कमांडर बर्नार्ड बायामुंगू ने बताया कि M23 ने शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस सबके बीच कांगो ने रवांडा पर युद्ध विराम के आह्वान की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जनवरी के अंत में गोमा शहर पर कब्जा करने के बाद बुकावो में कब्जा DR कांगो के लिए बड़ा झटका है। सिंगापुर में विपक्ष के भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह पर सोमवार को संसदीय समिति के समक्ष शपथ लेकर झूठ बोलने के 2 मामलों में 14,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया। मामला 2021 में पार्टी के एक पूर्व सदस्य और सांसद रईशा खान के झूठ बोलने के मामले से जुड़ा है। सिंह पर खान के मामले की जांच के दौरान विशेषाधिकार समिति को जानबूझकर झूठी गवाही देने का आरोप है। खान ने झूठा दावा किया था कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता के साथ थाने गए थे। व्यापार और ऊर्जा